हाँ जी, चैप्टर 3 स्केल्स ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल कंटेंट दिया हुआ है जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, राइट। तो बेसिकली चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज एज पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। बेसिकली ये एक्ट बनाया गया था कि जो माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो अपने आप को इस एक्ट में रजिस्टर करवा सकती है। तो गवर्नमेंट उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज देगी, जैसे कि गवर्नमेंट ने उनके लिए लॉ बनाया कि अगर कोई इनके पैसे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर नहीं देता तो उसको आरबीआई इंटरेस्ट रेट के 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इन्हें पे करना पड़ेगा, राइट। फर्दर इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई जहां पर इनके मैटर्स जल्दी जल्दी रिजोल्व होंगे ताकि ये छोटे एंटरप्राइजेज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ना उलझकर अपना मेन कंसंट्रेशन बिजनेस में लगा सके। तो ऐसे बहुत सारे इनको फैसिलिटीज़ दी गई। इन इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेसिफिकली फंड्स एस्टेब्लिश किए गए बाय द गवर्नमेंट, जिनमें से इनको लोन्स दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन। फिर है जी डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री एज पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इंडस्ट्रीज रिलेटेड सबसे पहला एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेज, सेक्शन 7। ये सेक्शन बाय नंबर याद होना चाहिए। सेक्शन 7 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको क्लासीफाई किया है। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, राइट। तो इन्होंने कहा कि बाय वट एवर नेम कॉल्ड इन केस ऑफ एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स pertaining to any industry specified in first schedule to Industrial Development Regulation Act। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफाई कर रखी है जिनमें काम करने के लिए आपको स्पेसिफिकली लाइसेंस लेना पड़ता है। विदाउट लाइसेंसिंग उसके अंदर आप काम नहीं कर सकते। जैसे ड्रग्स इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री, तो वहाँ पर आपको काम करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। तो ये उन इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा है कि अगर आपकी कोई भी स्मॉल एंटरप्राइज है, माइक्रो एंटरप्राइज है, मीडियम एंटरप्राइज है और काम क्या कर रहे हो, वो जो कहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये एक्ट है ना, IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये बेसिकली एप्लीकेबल फॉर फैक्ट्रीज, सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। फैक्ट्रीज का मतलब क्या हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी एंटरप्राइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस एंटरप्राइज के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि शेड्यूल 1 के अंदर अगर आप कवर हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तब हम इस एक्ट के अंदर आपको कंसीडर कर रहे हैं, राइट। माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डिफाइन करेंगे। और इन्वेस्टमेंट भी कहाँ पर, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग में नहीं या और किसी चीज़ में नहीं। आपकी फैक्ट्री में कितने की प्लांट एंड मशीनरी है, विच डज नॉट एक्सीड, तो आप माइक्रो कहलाएंगे। अगर आपकी फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़, तो स्मॉल। एंड एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज़ बट डज नॉट एक्सीड, तो आप क्या कहलाएंगे, मीडियम। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले केस में किसकी बात कर रहा है, कहता है सिर्फ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। कौन सी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि शेड्यूल 1 ऑफ IDRA में स्पेसिफाइड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है।
तो उस केस के अंदर इसका मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोचिंग का काम कर रहे हैं तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लोज में कवर नहीं हो रहे। आप दुकान खोल के बैठे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे, तो फर्स्ट क्लोज में कवर नहीं हो रहे। आप स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं तो देखना है कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, पर क्या शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड किया गया है उन स्पेयर पार्ट्स को बनाने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट? अगर की गई है तो आप फर्स्ट ए में कवर हो रहे हैं, अदरवाइज ए में कवर नहीं हो रहे हैं, राइट। तो कहा गया कि माइक्रो एंटरप्राइज क्या कहलाएगी? जहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ कहां देखनी है, हाईलाइट करके बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट सिर्फ कहां देखनी है, प्लांट एंड मशीनरी में। मतलब बिल्डिंग चाहे 50 करोड़ की हो, अंदर मशीनरी सिर्फ 20 लाख की लगी हुई है, तो भी क्या कहलाएगी? माइक्रो एंटरप्राइज, राइट। इसी तरह स्मॉल के लिए इन्होंने कहा कि अबव 25 लाख रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज, और मीडियम के लिए कहा अबव 5 करोड़ रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग, ठीक है जी। इन केस एंटरप्राइज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग सर्विसेज, तो दूसरा क्या है? सर्विसेज के केस में। अब इसके अंदर हम कवर हो जाते हैं, राइट। ऊपर कहा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन से एक्ट में कवर है? IDRA शेड्यूल 1 में। नीचे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी, नीचे तो सिंपल कहा कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे किसी एक्ट में कवर है या नहीं है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माइक्रो कब कहलाएंगे? जब आपकी इन्वेस्टमेंट, सर्विस के केस में प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी ना होगी, क्या होगी? अब हम यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे लैपटॉप या प्रोजेक्टर ये सब क्या है? इक्विपमेंट्स, राइट। डज नॉट एक्सीड, तो माइक्रो। स्मॉल के केस के अंदर एक्सीड्स 10 लाख रुपीज बट डज नॉट एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज, और मीडियम के केस में एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज बट डज नॉट एक्सीड्स, ठीक है जी। तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्लॉज ए में कहा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट जो कहां कवर हो रही है? शेड्यूल 1 ऑफ IDRA, शेड्यूल 1 ऑफ IDRA। शेड्यूल 1 स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज एक्ट के अंदर नहीं, बल्कि IDRA में कवर हो रही है, राइट। और उसके बेसिस पे बताया गया। दूसरा केस कहा किस चीज का है? सर्विस का। आ जाओ जी। अब IDRA में कहा कि जी आप तभी कवर होते हो जब आपकी फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री नहीं है तो कवर नहीं होते आप IDRA के अंदर। फैक्ट्री का क्या मतलब है? कहता है देखना पड़ेगा कि आपके जो भी प्रीमाइसेस है उसके अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है, और वहां पर भी हम कैटेगराइजेशन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर और विदाउट द एड ऑफ पावर, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कहता है अगर आप विद द एड ऑफ पावर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कितने वर्कर्स हैं? 50 और मोर, ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में अगर किसी भी दिन तुम्हारी फैक्ट्री में 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड थे और आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं? विद द एड ऑफ, तो आपकी फैक्ट्री है। आप प्रोडक्शन विदाउट द एड ऑफ पावर कर रहे हैं और पिछले 12 महीने में किसी भी दिन आपकी फैक्ट्री में 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड थे, तो भी आपकी फैक्ट्री कंसीडर की जाएगी। बट विदाउट द एड ऑफ पावर का मतलब विदाउट द एड ऑफ पावर, ऐसे नहीं है 4 कमरे तो एक कमरे में तो विद द एड ऑफ पावर काम चल रहा है और बाकी 3 में आप कह रहे हो जी हमने पावर नहीं ले रखी हो। कहता है विदाउट द एड ऑफ पावर का मतलब पूरी प्रीमाइसिस में किसी भी एरिया में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे। क्लियर है? तो फैक्ट्री की डेफिनेशन क्लियर है, और कहाँ दे रखी है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसिस इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन और इज ऑर्डिनरीली सो कैरिड ऑन। आ जाओ जी। एंसिलरी इंडस्ट्री, एंसिलरी का मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग, हेल्पिंग, राइट। तो एंसिलरी इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? ऐसी इंडस्ट्री जो कि बेसिकली टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये चीजें बनाती है जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है। मेन तो ये मतलब हो गया ना एंसिलरी का कि हम कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ओनली स्पेयर पार्ट्स, ओनली टूल्स फॉर हेल्पिंग द अदर इंडस्ट्रीज, राइट। तो नो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शैल बी रिगार्डेड एज एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अनलेस इट इज और इज प्रपोज्ड टू बी एंगेज्ड इन
मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट्स, कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज, टूल्स, इंटरमीडिएट्स, मतलब फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं, राइट। और रेंडरिंग सर्विसेज और सप्लाइंग और रेंडरिंग not more than 50% of its production or its total service as the case may be to other units for production of other articles। इन्होंने कहा कि आप अपनी 50% से ज़्यादा सप्लाई मारुति को दे रहे हैं, तो भैया आपके सर पे असिस्टेंस तो ऑलरेडी किसकी है, मारुति की, फिर हम आपको स्मॉल स्केल में कंसीडर क्यों करें, एंसिलरी में कंसीडर क्यों करें। हाँ, अगर आप 10% 15% मारुति को दे रहे हैं या टाटा को दे रहे हैं और बाकी कंपोनेंट्स आप मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तब हम आपको किस में कंसीडर करेंगे, एंसिलरी में। तो इसका मतलब अगर आप 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन अदर इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो क्लियर कट कहा गया, रेंडरिंग ऑफ सर्विस और सप्लाई और रेंडरिंग not more than 50% of its production or its total service to other units for production। ठीक है जी। स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग क्या है, कहता है स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग का मतलब जहां पर प्लांट एंड मशीनरी में मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग in which the investment in the fixed assets in plant and machinery, whether held on ownership terms or lease or hire purchase, does not exceed 1 crore। ये डेफिनेशन किसने प्रोवाइड की हुई है, क्लियर है जी। तो ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पेज पूरा। आ जाओ जी। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब देखिए, बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो बहुत कम है, देखा जाए तो घर घर में कारखाने खुले हुए हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ खुली हुई है। हम कहते हैं जी ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अंदर फैक्ट्रीज़ है बहुत सारी। वो फैक्ट्रीज़ क्या प्रोडक्शन करती है, टर्नओवर क्या होता है उनका, महीने का 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का। अगर देखा जाए तो कितने की मशीनरी लगी होती है फैक्ट्रीज़ के अंदर, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो कायदे से सारी ही स्मॉल स्केल में आ जाती है ये वाली, तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ है। अगर मैं वजीरपुर की बात करूं तो हार्डली 7 या 8 लोग मुझे पता है जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज़्यादा है। इसका मतलब बाकी 200-250 फैक्ट्रीज तो किस में आ गई, स्मॉल स्केल में। तो हम क्या मान के चलेंगे कि एसएसआई कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ग्रोस इंडिविजुअल वैल्यू एडेड इन द इंडियन। अगर एसएसआईज का ख्याल नहीं रखा गया तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स की कमी हो जाएगी। It has been established that $1 million of investment in fixed assets in the small scale sector produce 4.62 million worth of goods। और 1 मिलियन पैसा लगाते हैं तो कितना बाहर निकलता है, 4.62 with an appropriate value addition of 10% points in the GDP। 3 चैप्टर के नोट्स है भाई। Number of small scale units has increased from an estimate 0.87 million units in the year 80-81 to over 3 million in the year 2000, right। सबसे बड़ी बात, स्मॉल स्केल यूनिट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, क्योंकि उनके पास हाई टेक मशीन या हाई टेक टेक्नोलॉजी तो होती नहीं, तो उनको तो लेबर यूज़ करनी पड़ती है। Small scale industries sector in India creates largest employment opportunity for Indian population, next only to भाई एग्रीकल्चर में तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। It has been estimated that 1 lakh rupees of investment in fixed asset in the small scale sector generates employment for 1 लाख रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से 4 लोगों को नौकरियां मिलती है, राइट। एक्सपोर्ट, इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है और उसके बाद जितनी भी लोग एम्प्लॉयड है, अगर एवरेज निकाले तो हर लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, 4 लोगों को। एक्सपोर्ट में हेल्प करती है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 45 to 50% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। Direct export from SSI sector accounts to nearly 35% of डायरेक्ट एक्सपोर्ट, मतलब किसी को दिए बिना
इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, बना के टाटा को दे दिया, रिलायंस को दे दिया, वो आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्ट्री से एक्सपोर्ट जा रहा है सीधा, राइट। Beside direct exports, it is estimated that small scale industrial unit contribute around 15% of export indirectly. Opportunities: less capital incentive intensive, थोड़े से पैसे लगा के काम चल जाता है। Extensive promotion and support by government. Reservation for एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर बाय, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए ही रिजर्व कर दिए गवर्नमेंट ने। अगर बड़ी कंपनीज को प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो दे हैव टू टेक द लाइसेंस, चाहे नॉर्मल केस में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ना हो, राइट। प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स, फंडिंग, फाइनेंस एंड सब्सिडीज ईजी रहता है। मशीन प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मैन पावर ट्रेनिंग, टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स, टूलिंग एंड टेस्टिंग सपोर्ट्स, रिजर्वेशन फॉर एक्सक्लूसिव परचेज बाय द गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब इन सब में हेल्प मिलती है, सब में गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग एसोसिएशंस की तरफ से, राइट। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल फॉर इंडियन प्रोडक्ट, अब छोटे छोटी चीज़ों के अंदर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होने लग गया। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप घर में बैठकर कोई भी आइटम बना रहे हैं और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अमेरिका या फिर रशिया या फिर चाइना में वो चीज़ बेच रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और आपकी इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, स्मॉल स्केल, राइट। तो वेलफेयर, people of small means can organize these industries, this in turn increase the income levels and quality of life। चलिए जी, पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक का मतलब ही क्या हो जाता है, कायदे से पब्लिक का मतलब ही क्या हो जाता है, गवर्नमेंट। तो इनिशियली गवर्नमेंट वाज टेकिंग केयर ऑफ ओनली द एसेंशियल सर्विसेज सच एज रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पोस्टल सर्विसेज। The units which are not only owned by the center, state and local government but also managed and controlled by them are termed as, own भी कर रही है और मैनेज भी कर रही है, राइट। लेकिन आज के टाइम में तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर NDPL है, BSES है, मतलब प्राइवेट कंपनीज आनी शुरू हो गई है, राइट। अगर मेट्रो की बात करें तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा सिंबल है, प्राइवेटाइजेशन भी है इसके अंदर और गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट, टोल रोड्स हैं, होता क्या है, गवर्नमेंट ठेका दे देते कि आप ये रोड बनाओ, काम तो गवर्नमेंट का है, आप ये रोड बनाओ, इसके ऊपर टोल लगाएंगे, उससे आपकी वैल्यू रिकवर हो जाएगी, जब वैल्यू रिकवर हो जाएगी तो टोल हटा देंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जांपल है ये, राइट। तो आज के टाइम में तो गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर के लिए स्पेसिफिक काम रिजर्व करके रखे हुए थे वो भी प्राइवेट सेक्टर को देने लग गई, राइट। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ओन्ड भी गवर्नमेंट है एंड कंट्रोल्ड भी बाय गवर्नमेंट। द टर्म पब्लिक एंटरप्राइज डिनोट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। So it is an undertaking owned and controlled by the local or state or central government. The whole or most of the investment is made by the government. कोई example, DDA, MCD, local authority है, right? Business organization owned and managed and controlled by government. Public accountability। आ जाओ जी, ये definitions दे रखी है कि public enterprise क्या होती है, सेम चीज़ ही बता रखी है। A public enterprise denotes state ownership and operation of industrial, agricultural, financial and commercial undertaking. State ownership and operation. Public enterprise are autonomous and semi-autonomous corporations and companies. Autonomous या semi-autonomous का मतलब क्या हो गया? जैसे ICSI है तो एक एक्ट के अंदर बना हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के प्रेशर से अलग काम करती है, इंडिविजुअली काम करती है, लेकिन है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्ट के अंदर बनी हुई है, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोनोमस, राइट। एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और एंगेज्ड इन द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल
undertaking. A public sector enterprise may be defined as any commercial or industrial undertaking owned and managed by the government with a view to maximize social welfare and uphold the public interest. Public sector consists of nationalized private sector enterprise such as insurance, example LIC, बैंक्स जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है, राइट, जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, बहल का नाम सुना हुआ है, गेल का नाम सुना हुआ है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, राइट। भारत पेट्रोलियम क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही कहलाएगी, चाहे ऑटोनोमसली वर्क कर रही है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। Characteristics of public enterprises: autonomous and semi-autonomous organizations, as some enterprises work under the direct control of the government and some organizations are established under the Statutes and Companies Act. State control, financed, owned, managed by the government, rendering service, main objective पैसा कमाना नहीं बल्कि welfare. Useful to various sectors, do not serve a particular section of public. Monopoly establishes enterprises. तो इन केस में तो अब जिस तरह भारत पेट्रोलियम है या फिर दूसरा कौन सा ये HP है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अरे ये जिसके वो लगे होते हैं पेट्रोल पंप, और कौन सा होता है, इंडियन ऑयल, ठीक है। अब बेसिकली इन सेक्टर्स में आना इतना आसान थोड़ी ना है कि कोई भी आएगा और आ जाएगा, तो एक कायदे से एक तरह से मोनोपोली इंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। LIC के लिए LIC एक्ट लाया गया, तो अपने टाइप की सर्विसेज के लिए मोनोपोली एंजॉय कर रही है आज भी LIC। हाँ जी, अ डायरेक्ट चैनल फॉर द यूज ऑफ फॉरेन मनी, फॉरेन असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर स्पेंट थ्रू पब्लिक enterprises. Public accountability, responsibility for nation and general public. Agent for implementing government plans, तो run as per the whims of government economic policies and plans. अब बेसिकली ये कहा एजेंट, कौन एजेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस। कैसे है जी एजेंट, गवर्नमेंट ने कहा किसानों को सस्ता लोन देंगे, देगा कौन लोन, एक्चुअल में बैंक्स। लोन देगा कौन, तो बैंक्स किसका एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे। क्या नेशनलाइज्ड बैंक ही देंगे या फिर सारे बैंक, प्राइवेट और नेशनलाइज्ड, सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक थोड़ी ना है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस या पब्लिक एंटरप्राइजेस। मोदी ने कहा कि घर घर में एक अकाउंट खुलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर भैया क्या बैंक को एम्प्लॉय नहीं चाहिए अकाउंट खोलने के लिए, क्या पेपर वर्क करने के लिए पेपर यूज नहीं होंगे बैंक के, क्या वो कॉस्ट नहीं है बैंक के ऊपर। अगर बंदा जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहा है तो बैंक के पास कुछ आ तो रहा नहीं, और बैंक खर्चा कर रहा है अपनी जेब से। तो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो वर्क्स एज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्या प्राइवेट बैंक के लिए कंपलसरी था जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना? हाँ जी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने कहा कि बैंक के अपनी खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, बस गवर्नमेंट ने क्या क्या रखा है, 60% ओनरशिप गवर्नमेंट की रहनी चाहिए। बाकी आपको लगता है दूसरे बैंक से उधार लेके काम करना है वो कर सकते हो, आपको लगता है कि टीसीएस लाके काम करना है वो कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पर आप डिसीजन ले सकते हो और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट हर चीज़ में इंटरफियर नहीं करेगी, राइट। गवर्नमेंट आपको मैनेज करेगी थ्रू RBI। डे टू डे ऑपरेशन के अंदर गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी। आ जाओ जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो सकती है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो सकती है, गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ही ओन्ड चीजें हैं, तो उनका तो मेन मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं, उनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो वहां पर मेन मोटिव क्या है कि लोगों को कंपनीज बनाने में और चलाने में हेल्प करना, ना कि प्रॉफिट जनरेट करना। बिजनेस थोड़ा ना कर रहे हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जहां पर गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके लिए एक एक्ट लेके आते हैं, उस एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश करेंगे आपको, फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। तो पब्लिक सर्विस भी आपको करनी है प्लस आप प्रॉफिट भी क्रिएट, मतलब यू हैव टू वर्क इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मैनर, राइट।
तो बेसिकली LIC है हमारे पास। अच्छा, RBI किस में आ जाएगा? अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर देखना चाहे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, लेकिन वैसे देखना चाहे तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्योंकि RBI एक्ट है हमारे पास स्पेसिफिकली। तो डिपार्टमेंट कहता है प्राइमरी यूज्ड फॉर प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज सच एज रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग जैसे दूरदर्शन, राइट। फंक्शंस अंडर overall control of a ministry of government and are financed and controlled in the same way as any other government department, right। suitable for activities। अच्छा, जिस तरह पानी है, पानी का बिल, पानी किसकी तरफ से आता है? या MCD की तरफ से या DDA की तरफ से? दो तरफ से आता है। MCD और DDA दोनों ही क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दोनों ही क्या? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वो पानी प्रोवाइड करके आपसे अर्निंग नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि कम से कम रेट में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी प्रोवाइड हो जाए। उनका मेन मोटिव है पब्लिक सर्विस, राइट। ये जो झाड़ू मारते हैं MCD वाले, सफाई करते हैं, ये क्या प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं काम? बेसिकली पब्लिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बिजनेस मैनर में नहीं रन किए जाते हैं, इनका मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को फैसिलिटीज देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट। सुटेबल फॉर एक्टिविटीज वेयर द गवर्नमेंट डिजायर्स टू हैव कंट्रोल ओवर देम इन द व्यू ऑफ पब्लिक। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे हमने कहा था कि मस्ट बी क्रिएटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। इट्स कैपिटल इज होली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होएगी लेकिन उसके अंदर शेयर होल्डिंग कम से कम कितनी होगी? 51% शेयर होल्डिंग किसकी होगी? गवर्नमेंट की। एक बार फटाफट से तीनों के डिफरेंस देखो। सर यहाँ पे लिखा है बाय द इंडियन कंपनी का 2%, इससे पहले वाला नहीं? बस 2013 लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, प्रीवियस कंपनी का है ही ना उसके अंदर। जो कंपनी उससे पहले कंपनी लोगों को रजिस्टर में क्या कह देंगे कि आप कंपनी नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट हो गया, वो तो है ही है कंपनी, उनको माना जाता है नए लोग के अंदर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड है। हाँ जी, इनिशियली देयर वर ओनली 3 डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, एक तो रेलवे, एक पोस्टल एंड टेलीग्राफ्स और तीसरा डिफेंस प्रोडक्शन। द फाउंडेशंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडियन इकोनॉमी वाज फर्मली लेड बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अलोंग विद, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, हाँ जी। In 1951 we had only 5 public enterprises with the total investment of less than €500 million. Today number of central public sector undertaking has increased to 247 enterprises with the total investment of €130 billion. At the commencement of the first 5-year plan, जो कि 1951 में कमेंस हुआ था, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वॉज ₹29 करोड़ इन द 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से याद रखना फुल फॉर्म। नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू दिस मच करोड़, फलाना फलाना, ये तो आप रट्टे मार ही लोगे, मुझे पता आप कर ही लोगे।
Public sector enterprises accounts for 20% of the gross national product. Total saving rate in public sector enterprises is 35%, nearly 4% of total national. मतलब ऐसा नहीं है कि सारी ही लॉस में जा रही है, सेव भी कर रही है, कुछ पैसे कमा भी रही है, राइट. Currently employed 1.9 million persons, while in Indian private sector employs only 0.9 million persons. तो इसका मतलब अभी भी ज़्यादा लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड है, PSUs के अंदर. हाँ जी. इन जुलाई 1997 गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड 9 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज नवरत्नास, जिनमें से ये सारी थी. याद कर लेना, और सिर्फ ये मत याद करना, इनकी फुल फॉर्म भी नेट पे डाल कर याद कर लेना. कहीं फुल फॉर्म पूछे और फुल फॉर्म दे और आपको यार ये तो लिखी नहीं थी नोट्स में, नोट शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, राइट. इन अक्टूबर 1997 ये 9 रत्न इंडिया के याद रहेंगे ना. इन 1997 government granted enhanced autonomy and delegation of financial power to some of other profit making public sector enterprises and categorized them mini ratna, chote ratna. Presently there are 45 chote ratans public sector enterprises functioning in India. जहाँ छोटा चेतन होता है वह छोटे रतन है, छोटा भीम होता है, छोटा रिचार्ज होता है. इन द 12th 5-year प्लान द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन टेकन अप इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज. और क्योंकि ये करंट है 2012 से 2017, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैंने आपको पहले ही बता दिया चैप्टर 3 पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है ना. और इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ का मतलब अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो पता है, बात खत्म, उसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है या फिर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे. जो चीज़ पता है वो पता है. माइक्रो एंटरप्राइज कब कहलाएगी, अगर आपको ये पता है तो पता है, बात खत्म, राइट. तो ये अच्छे से रट्टे मार के जाना. नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, restructuring of PSCs under DHI and FCRI and schemes towards promotional measures, modernization of offices, ITs, etc. Jagdishpur UP paper mill project of Hindustan Paper Corporation Limited, scheme of enhancement of competitiveness in the capital good industry, scheme of northern region. ये सारी आप full form please. ये देखो नीचे दे रखे सबकी, तो प्लीज पढ़ के जाना. चलेंगे आगे. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस MNCs आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रही है. कहाँ काम कर रहे हो? MNC में काम करूँ, बड़ा प्राउडली बताया जाता है. अगर मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूँ और एक छोटा सा ऑफिस अमेरिका में भी खोल लूँ तो मैं भी क्या बन जाऊँगा? MNC, ऑपरेटिंग इन मल्टीनेशनल. सिंपल सी बात. तो MNC आर द की एजेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप. MNCs इंस्पायर बोथ अव एंड फियर. क्या मतलब हुआ? ओ एंड फियर दोनों को इंस्पायर करता है. डर की कम से कहीं हमसे आगे निकल जाए, एक्साइटमेंट भी और डर भी. MNC और मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज मैनेज प्रोडक्शन एंड डिलीवर सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री. तो MNC का मतलब ही क्या हो गया? विच ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री. एक एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आ रही है, डर भी रहता है कि भैया हमारे काम पर भी असर पड़ेगा. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड एन MNC एज अ कॉरपोरेशन दैट हैज़ इट्स मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स इन वन कंट्री known as the host country या home country and operates in the several other countries known as the host country, right? There are numerous examples
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आपको तो पता ही है यार। ये मैकडी दोबारा खुलेंगे नहीं खुलेंगे ये सारे? मेरे घर के पास खुला है। अच्छा तूने यार बुलाया भी नहीं कभी। राजा तेरे से घर में क्या बंद किया वो देखो गर्म बंद को हुए थे हमारे यहाँ पे बंद नहीं हुए। कुछ हुए थे कुछ नहीं हुए थे। दोबारा खुल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट रीसेंट हुए। हाँ जी। द टू मेन characteristics of MNCs are they are large in size and the fact that their worldwide activities are centrally controlled by the parent companies. कोक चाहे इंडिया में बिक रही है लेकिन फॉर्मूला कहाँ से आता है? अमेरिका से। अगर आप रोहिणी के अंदर कोक पी रहे हैं तो दिल्ली में जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो तो बस उस फॉर्मूले को गैस वाटर के अंदर डालती है, दैट्स ऑल। फॉर्मूला कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? अमेरिका से, राइट। इसीलिए आप देखोगे कि टेस्ट अलग अलग है अलग अलग जगह का, क्योंकि पानी तो दिल्ली में अगर बनाई जा रही है तो दिल्ली का पानी यूज़ हो रहा है और हरियाणा में बनाई जा रही है तो हरियाणा का पानी यूज़ हो रहा है, राइट। Many MNCs have annual sales volume in excess of entire gross national product of developing countries in which they operate. जैसे अमेजन के ऊपर कहा जाता है, अमेजन भी तो MNC में आ गया अब क्या होता है MNC, कहा जाता है कि जनरल एक छोटे कंट्री से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अमेजोन पर होती है, तो इतना बड़ा पोर्टल बन गया। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ MNCs. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मॉडल, सुन लो आंटी जी, इज फॉर द MNC इज द पोजिशनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर्स इन वन नेशन वाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज आर लोकेटेड इन मोर देन वन कंट्री। जैसे मैंने आपको कोक का एग्जांपल दिया, हेडक्वार्टर तो एक जगह है लेकिन प्रोडक्शन यूनिट्स ये अपनी हर कंट्री में बना लेते हैं, वहीं का पानी यूज़ करते हैं, वहीं पर ही मैन्युफैक्चर की जाती है। दिस मॉडल ऑफन अलाउज द कंपनी टू टेक द एडवांटेज ऑफ बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन अ गिवन लोकेलिटी while also being able to produce goods and services in areas where the cost of production is lower, right? Another structural model for MNC or MNO is to base the parent company in one nation and operate subsidiaries in the other countries around the world, जैसे गूगल ने कर रखा है। क्योंकि गूगल को कोई प्रोडक्शन तो करनी नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसने सब्सिडीज ओपन कर दी इंडिया के अंदर, राइट। विद दिस मॉडल जस्ट अबाउट ऑल द फंक्शंस ऑफ द पेरेंट कंपनीज आर बेस्ड इन द ओरिजिन कंट्री। सब चीज़ें कहाँ से ऑपरेट हो रही है गूगल की? यूएसए से। द सब्सिडीज आर मोर और लेस फंक्शन इंडिपेंडेंटली outside of a few basic ties to parent company. Third approach to the setup of an MNC involves the establishment of headquarters in one country that oversees a diverse conglomeration. is ये क्या होता है? That touches to many different companies or countries or industries. With this model, MNC includes affiliates, subsidiaries, possibly even some facilities that report directly to the headquarters. इस तरह के क्या? MNCs का ट्रेंड क्यों है जी? सबसे पहली चीज़ रिड्यूस ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाहर से चीज़ मंगानी पड़ेगी इंडिया में तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगी, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। अरे बाहर वाली कंपनी इंडिया में अपनी एक सब्सिडी खोल के ही प्रोडक्शन करनी शुरू कर दे तो ना कोई कस्टम ड्यूटी और ना कोई बाहर का ट्रांसपोर्ट। अवॉइड ट्रेड बैरियर्स। बाहर से चीज़ आएगी तो कस्टम पर 1000 तरह के बैरियर्स लगे हुए हैं, टैरिफ बैरियर्स, इतना कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। फिर चेकिंग होती है जी प्रोडक्ट एज़ पर स्टैंडर्ड है या नहीं है, एज़ पर क्वालिटी है या नहीं है। क्या इंडिया के अंदर आने से पहले चेकिंग होती है। जैसे कहते हैं ना कि बाहर से मॉस्किटोज़ इंडिया में आ गए तो इंडिया में भी डेंगू फैल गया, तो इस टाइप की चेकिंग भी होती है कस्टम पर। ऑल दो लोग करते नहीं ढंग से पर होती है एज़ पर लो। तो 1000 तरह के बैरियर्स है, लेकिन अगर वही चीज़ इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही है तो कस्टम का काम ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई, राइट।
meet different rules and regulations, avoid non-tariff barriers, secure supplies of raw material and और market। अच्छा, अमेरिका में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सारा रॉ मटेरियल कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा? अमेरिका से और कंट्रीज से अरेंज करेंगे तो पहले इंडिया से रॉ मटेरियल अमेरिका जाएगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में वापस आएगा। इससे अच्छा अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पर आप सप्लाई करना चाहते हो वहीं पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर लो, वहीं से रॉ मटेरियल परचेज करो, बात खत्म। तो रॉ मटेरियल का जो हमारा स्कोप है वो इंक्रीज हो गया, राइट। कॉस्ट एडवांटेज, लो लेबर कॉस्ट, द एडवांटेज ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सारे कंट्रीज़ के अंदर वर्कआउट कर रही है। एक कंपनी जो 7 कंट्रीज़ में वर्कआउट कर रही है, इंडिया में स्लो डाउन आया कोई बात नहीं, चाइना में बेच लेंगे, चाइना में स्लो डाउन आया कोई बात नहीं, ब्राज़ील में बेच लेंगे, राइट। कोई प्रोडक्ट इंडिया में फेल हो गया, अदर कंट्रीज़ में लॉन्च कर दो, वहाँ हो सकता है बिक जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिफिकेशंस, इफेक्ट ऑफ एमएनसी, स्किल, प्रोडक्शन टेक्निक्स, इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी ऑफ। बाहर से कंपनी इंडिया में आके प्रोडक्शन कर रही है, बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रही है, एम्प्लॉयज़ तो इंडिया के लेगी, पर्सनल्स तो इंडिया के एम्प्लॉय करेगी, और जब एम्प्लॉय इंडियंस को कर रही है तो सिखाएगी भी उन्हें, तो ऑटोमेटिकली स्किल ट्रांसफ़र हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज इन द होस्ट कंट्री, ग्रेटर टैक्स रिवेन्यूज, गवर्नमेंट को तो ज़्यादा टैक्स मिलता है। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एमएनसीज बनती है तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इन लोगों से इतना टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि हम इसको मैनेज कर पाएंगे। गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट कहती है टैक्स कहाँ से लाए, रेवेन्यू कहाँ से लाए यहाँ पर डेवलप करने के लिए, राइट। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, बट समटाइम्स एम्प्लॉयमेंट माइट नॉट बी एज एक्सटेंसिव एज होप्ड, मैनी जॉब्स माइट गो टू स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज रेदर टू द डोमेस्टिक। अच्छा, फुट लूजेस इन सर्टेन केसेस, ये क्या होता है? फुट लॉस, आप माँ बाप को छोड़कर बाहर जा रही हैं। मेरी तो जेएमएनसी में जॉब लगी, 2 साल यहाँ काम करूँगा, फिर उसके बाद कहाँ चला जाऊँगा? अमेरिका। तो कंट्री मीन्स एमएनसी माइट लोकेट इन अ कंट्री टू गेन द टैक्स एंड ग्रांट एडवांटेज। अच्छा, ये ना एक और सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंडिया में आए, गवर्नमेंट ने कहा जी आप हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको 5 साल का टैक्स इंसेंटिव देंगे। गवर्नमेंट का क्या माइंड में था कि 5 साल तक ये यहाँ पर चलो टैक्स नहीं भी पे करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया में हज़ारों लोगों को जॉब मिलेगी, जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, असेंबली लाइन हो, तो हज़ारों लोगों को जॉब मिलेगी। बाकायदा ये खुद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं उस एरिया का, ताकि इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईजी हो जाए, आसान हो जाए, राइट। तो गवर्नमेंट को लगता है चलो डेवलपमेंट भी होएगी, जॉब भी मिलेगी, टैक्स नहीं भी दे रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन वो लोग 5 साल टैक्स इंसेंटिव है तो 5 ही साल इंडिया में ऑपरेट करेंगे और यहाँ एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी फेर देंगे और 5 साल बाद वापस अपने घर। तो ऐसा भी काम हो सकता है। द साइज एंड पावर ऑफ मल्टीनेशनल्स कैन बी यूज टू एक्सप्लॉइट वीक और करप्ट। छोटी गवर्नमेंट, छोटे कंट्रीज जहाँ पर गवर्नमेंट क्या पब्लिक के पास खाने को पैसे नहीं होते, बड़ी सी कंपनीज तो वहाँ डायरेक्ट नेताओं को अपने साथ मिलाती है, उल्टी सीधी पॉलिसीज़ अपनी अप्रूव करवाती है, अपने हिसाब से काम करती है, चाहे पब्लिक वहाँ पर उस वजह से सफ़र कर रही हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एनवायरनमेंट सफ़र कर रहा हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल, देखो कुछ भी कह लो, बाहर से जब कोई बंदा आ रहा है उसके माइंड में हमेशा ये रहता है यार मेरा देश तो वही है। वहाँ पर काम करते हुए ये चीज़ सोचेगा यार कम से कम एक्सप्लॉइट करूँ अपने कंट्री को। बाहर देश में आके काम करेगा, सोचेगा जितना हो सकता है कमा, एक्सप्लॉइट कर और वापस निकल, राइट। डीमेरिट गुड्स, सम कंपनीज माइट बी प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट आर नॉट बेनिफिशियल, एग्जांपल्स। अच्छा, बेबी मिल्क के भी नॉट बेनिफिशियल में डाल दिया है। बेबी मिल्क के हर वर्ड में लिखा होता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है, समथिंग। मतलब कहने का ये है कि इसको भी नॉन बेनिफिशियल में डाल रखा है स्पेसिफिकली। हाँ जी, रिपेट्रिएशन ऑफ, कमाते हैं यहीं से बनाया, यहीं पे कमाया और ले गए कहाँ पर? अपने घर।
एडवांटेज ऑफ MNCs, रेज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाहर से इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरीज एंड ब्रांचेस, facilitate economic growth through finance, marketing and technological services. MNCs are rightly called messengers of progress. Promote export and reduce import. जब बाहर जो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी थी वो इंडिया में बनानी शुरू कर दी तो इंपोर्ट कम हो गया और यहाँ चीज़ बनेगी तो एक्सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा हो गए, राइट। हाँ जी, फैसिलिटेट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ R&D एक्टिविटीज़, supports enterprises in the host countries, break domestic monopolies. Advantage of multinationals to home countries, यहाँ कमाएगी अपने घर ले जाएगी तो होम कंट्रीज को तो फायदा फॉरेन एक्सचेंज मिल रही है उनको। प्रमोट ग्लोबल, अब कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री अमेरिका की इंडिया में वर्क कर रही है तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मतलब जैसे रिलायंस जैसी कंपनीज होती है वो तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ टच में रह के काम करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके हिसाब से ही बनाती है। तो जब वो दो कंट्री में वर्क कर रही है तो दोनों गवर्नमेंट के टच में है वो, तो गवर्नमेंट्स के बीच में ज़्यादा कोऑपरेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है, राइट। फ्रेंडली ट्रीटीज़ बनाने में, कोऑपरेटिव ट्रीटीज़ बनाने में हेल्प करती है। एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोट बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल का मतलब टू साइडेड। डीमेरिट्स हम पढ़ चुके हैं ज़्यादातर, कंक्लूजन देख लो जी, बताओ क्या समझ में नहीं आया, चैप्टर हुआ।